फ्रेंड्स, आज का हमारा ये 10 का सेकंड वीडियो ग्रेविटेशन चैप्टर पर। फ्रेंड्स, मैंने पहला वीडियो ग्रेविटेशन का वो अपलोड कर दिया है। आप अगर देखना चाहोगे तो मेरा एकेडमी का नेम आपको पता है फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हो, रोहित पवार एकेडमी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स का। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, उसमें हमने देखा था ग्रेविटी का डिस्कवरी कैसे हुआ था। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, इस सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज का ये हमारा सेकेंड वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, न्यूटन ने एक लॉ दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। इस स्टेटमेंट को हम समझ लेंगे पहले। फ्रेंड्स, क्या बोलता है देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with the force is directly proportional to the product of their masses। जो दो बॉडी है उनके मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। ये फ्रेंड स्टेटमेंट, इसको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। फ्रेंड्स, कोई दो ऑब्जेक्ट से, इससे हम m1 बोलते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है m2, r इस डिस्टेंस पर दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। इन दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स होगा फ्रेंड्स, इनमें दोनों में कोई फोर्स होगा। अपने न्यूटन्स ने बताया फ्रेंड्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में भी एक अट्रैक्शन है और किसी फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मास m1 और इसका मास m2, इन दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर फ्रेंड्स मैं इन दोनों का मास, या तो एक किसी का मास में अगर बढ़ाऊंगा, इन दोनों में से किसी एक का मास में अगर बढ़ाऊंगा तो उन दोनों में फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज अगर बढ़ेगी यानी कि मास बढ़ेगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी यानी फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो इन दोनों में फोर्स जो है वो बढ़ेगा कब, जब मैं इन दोनों का मास बढ़ाऊंगा तब वो फोर्स बढ़ेगा। और फोर्स जो है, ये देखो फ्रेंड्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इतना कंसेप्ट पढ़ा हमने। अभी देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों का डिस्टेंस जो है ना उसके स्क्वायर के, यानी कि आर डिस्टेंस स्क्वायर, देखो स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस हम अगर बढ़ाएंगे, दो चीजें हैं इनको दूर दूर लेके जाएंगे तो उनका फोर्स कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कम होगा, कब, जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम किया जाए ऑब्जेक्ट का तो फोर्स बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे यानी कि दूर दूर करोगे चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को, तो उन दोनों का फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से समझेंगे, फिर आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझेंगे इन दोनों को, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स अभी देखो, यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स से, with the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, यानी कि हमने पढ़ा फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है इस पर, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2, ठीक है फ्रेंड्स, और फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों का जो डिस्टेंस था उनके स्क्वायर के, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो, अभी एक चीज देखो फ्रेंड्स, F is directly proportional to the product of their masses and inversely upon में है ना फ्रेंड्स, वन अपॉन में सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है फ्रेंड्स, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो कांस्टेंट आया है इसे कहोगे फ्रेंड्स, कैपिटल जी को कहोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है फ्रेंड्स, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स, जी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है वैल्यू, वो वैल्यू है फ्रेंड्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फ्रेंड्स जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जी की वैल्यू। फ्रेंड्स अभी एक एग्जांपल लेंगे इन दोनों चीज में, यानी कि देखो मास कितना बड़ा होगे तो उसके बाद फोर्स कितना बढ़ेगा, यानी कि मास कितना बड़ा आया तब फोर्स कितना बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। या तो मास कम करोगे तो फोर्स कितना कम होगा, और दूसरी बात, दो ऑब्जेक्ट में से डिस्टेंस हम बढ़ाओगे, कितना बढ़ाने से फोर्स कितना कम होगा, और कितना कम करने से कितना फोर्स बढ़ेगा, कितना कम करने से कितना फोर्स बढ़ेगा। तो ये चीजें भी समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स। डिस्टेंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बुक में कहीं दे के रखा नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये खुद से तैयार किया है। फ्रेंड्स आप देखोगे तो हमने अभी देखा कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो एग्जांपल है, बारी बारी से देखेंगे फ्रेंड्स, अभी एक एक। फ्रेंड्स पहले एग्जांपल ये देखो, एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट है ये, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 इसका मास m2, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इस केस में इन दोनों के बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स से, देखो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से अभी 20 न्यूटन, कितना है 20 न्यूटन। अगर मैं इफ वी डबल द मास ऑफ m2, मैं अगर m2 जो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मास है, इसका मास मैं डबल कर दूं, इफ वी डबल्ड द मास ऑफ m2 देन द न्यू फोर्स बिकम, अभी जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, मैं अगर इसका मास डबल कर दूं तो नया फोर्स, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, कितने से बढ़ेगा। फ्रेंड्स देखो अभी फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ मास m2 का, m2 का मास मैंने क्या किया, डबल किया। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी क्या कर रहा हूँ देखो फ्रेंड्स, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी हो जाएगा डबल किसके, जो पहले का था उसका, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स अभी, यानी कि मास डबल कर दिया ना, तो अभी नया फोर्स इनमें जो तैयार होगा, जो होगा इनमें, तो हो जाएगा पहले का जो था ग्रेविटेशनल फोर्स उसके डबल, यानी कि 2 इंटू एफ जी कितना है देखो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स 20, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा फ्रेंड्स 40। एक बात ध्यान में रख लो, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो उनमें फोर्स भी डबल होगा, इफ यू डबल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट देन द फोर्स इज आल्सो बिकम डबल। ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2, इन दोनों में फिलहाल फोर्स है 100 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इनमें 100 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिस्टेंस अभी r है, मैं अगर इन दोनों के डिस्टेंस अभी डबल कर दिया, यानी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था तो मैंने 20 सेंटीमीटर कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस। हमने देखा था फोर्स जो मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ता था, इधर क्या केस है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। इधर मास बढ़ता था तो फोर्स भी बढ़ता था, मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। इस केस में देखो फ्रेंड्स हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डबल, 10 सेंटीमीटर अगर होगा तो 20 कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। पर कितना कम होगा, कितना कम होगा देखो, इफ यू डबल द डिस्टेंस बिटवीन देम द न्यू फोर्स बिकम, देखो फ्रेंड्स फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यानी कि 1 अपॉन आर, कितना बढ़ाया, डबल किया, डिस्टेंस कितना बढ़ाया, डबल, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4, एफ जी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/4, यानी कि न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 1/4 ऑफ पहले का जो था उसके, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। अगर हमने डिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फोर्स कितने से कम होगा, 1/4 टाइम्स से। डिस्टेंस अगर डबल किया तो फोर्स 1/4 टाइम्स से कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 1/4 ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, 100, डिस्टेंस बढ़ाने से पहले का, डिस्टेंस बढ़ाने के पहले का 100 न्यूटन था, तो फोर्स से ये 100 कट हो जाएगा फ्रेंड्स 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 25 न्यूटन। तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 25 न्यूटन, 100 था 25 बन गया, डिस्टेंस अगर डबल किया तो फोर्स 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स डिस्टेंस क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कम हो जाता है, ये बात है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस इन दोनों का मास डबल किया, मास अगर डबल किया तो फोर्स भी डबल हो जाता है, डिस्टेंस अगर डबल से इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, डिस्टेंस इतना था, डबल, डबल कर दिया फ्रेंड्स, डबल, डबल करने के बाद फोर्स कितना हो जाता है 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि 100 न्यूटन था 25 न्यूटन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इधर मास बढ़ाया 20 न्यूटन था, मास बढ़ाया डबल,
तो डबल हो गया फोर्स, 20 का 40 हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छे से लिख लीजिए, ये कंसेप्ट है, ये कोई बताएगा नहीं फ्रेंड्स, ये बुक में दिया नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं न्यू कंसेप्ट के लिए। अगला जो टॉपिक हमारे बुक में देकर रखा है एक बॉक्स में, जो है सेंटर ऑफ मास, जिसे शॉर्ट में कहते हैं फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसा एक पॉइंट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्संट्रेटेड होता है, सारा मास यहाँ पे कॉन्संट्रेटेड हुआ है ऐसा एज्यूम किया जाता है फ्रेंड्स। क्या है देखो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, इज अ पॉइंट एट विच, जिसमें एट विच होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट is assumed to be concentrated। सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है जिसमें ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, एक स्पीयर है, ये क्या है फ्रेंड, एक स्पीयर है, सपोज कीजिए स्पीयर है, ठीक है, ये गोला है, गोला, तो इसका मास कहाँ होगा फ्रेंड्स, इसका मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा। ठीक है, वहां से वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट जाएगा फ्रेंड्स, वेट क्या जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का सारा मास एज्यूम किया जाता है कि वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैंने ये एक बार, यहाँ पे एक बार है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सारा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, सेंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें इसका सारा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसे पॉइंट को क्या कहोगे फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अभी हमारे बुक में जो देके रखा है फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहोगे फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा बट कांस्टेंट स्पीड से। ध्यान में रखो फ्रेंड्स, क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा पर थ्रू आउट जर्नी में उसका क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड। देखो फ्रेंड्स, एन ऑब्जेक्ट revolve in circle with constant speed। an object revolve in a circle with constant speed। जैसे कि ये सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका स्पीड सपोज कीजिए फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, इसका अभी स्पीड कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। पूरी जर्नी में उसका क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए फ्रेंड्स, स्पीड। उसका क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका स्पीड अगर इधर किधर चेंज हो गया, अगर इसका स्पीड इस जर्नी में कहा अगर चेंज हो गया, तब हम नहीं कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तभी कहेंगे जब उसका पूरी जर्नी में क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल वही है जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ का सन के अलोंग घूमना कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। और उसके बाद मोशन ऑफ मून
अराउंड दी अर्थ, ये भी किसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझा होगा। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे हमारे बुक में जो एक डेरिवेशन देख रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे, और एक्चुअली उस डेरिवेशन का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, उस डेरिवेशन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये हम भी आज देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रेंड्स, force is inversely proportional to the square of distance between them। ऐसा न्यूटन ने कहाँ से कहा फ्रेंड्स, किस बेसिस पे ये फॉर्मूला न्यूटन ने डिराइव किया, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आज हम ये इस डेरिवेशन में देखेंगे। एक्चुअली आपको पता होगा फ्रेंड्स, और अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एक्चुअली न्यूटन ने केपलर के जो थर्ड लॉ था, केपलर का जो थर्ड लॉ था, उससे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। कैसे डेराइव हुआ है फ्रेंड्स, आप आज देखेंगे हम। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने एक फिगर निकाली, अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक कोई प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ से लेकर प्लैनेट का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स आर, रेडियस है, सपोज आर है, आर डिस्टेंस पर रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, आर जो है वो रेडियस है फ्रेंड्स, रेडियस। उसके बाद एक सपोज करते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है फ्रेंड्स। स्पीड क्या है उसका, वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्लैनेट का कोई मास होगा फ्रेंड्स, एम। ये क्या है फ्रेंड्स, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। एक कोई प्लैनेट है जो आर रेडियस में घूम रहा है, स्पीड उसका वी है और उसका मास एम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सपोज कर लिया हमने। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था मेरे ग्रेविटेशनल फर्स्ट वीडियो में, जो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, या तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है फ्रेंड्स, उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। उसको हमने नाम दिया था और उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल, इस प्लैनेट पर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना फ्रेंड्स। जो भी चीज अगर सर्कल में रिवॉल्व करेगी उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, सो द centripetal force is act on planet, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है फ्रेंड्स एफ, फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। एम क्या है फ्रेंड्स, मास, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास। वी क्या है फ्रेंड्स, उसकी वेलोसिटी या तो उसका स्पीड। और आर क्या है फ्रेंड्स, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, सो एक चीज हमें पता है फ्रेंड्स, अगर ये जो प्लैनेट है सर्कल में घूम रहा है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है। ये सर्कल में डिस्टेंस जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैनेट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इतना करेगा ना फ्रेंड्स। एक सर्कल में घूम रहा है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा सर्कल में, बोलेंगे तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट, या तो हम उसे इज इक्वल टू क्या बोलेंगे उसको, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है फ्रेंड्स सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 पाई आर। और फ्रेंड्स, इसको अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, एक चक्कर कंप्लीट करना है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो समय लगेगा उसको। उसे हम क्या बोलते थे फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते थे, कैपिटल टी से डिनोट करते थे। क्या बोलेंगे, द टाइम टेकन
बाय प्लैनेट फॉर वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलते फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते थे, इज इक्वल टू, देखो फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल टी से। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा ये प्लैनेट, या तो उसे हम बोलते थे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कैपिटल टी से डिनोट करते। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था पिछले स्टैंडर्ड में, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फ्रेंड्स, सही है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी मैं ये स्पीड निकालूंगा v इज इक्वल टू, देखो फ्रेंड्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया प्लेनेट ने, यहाँ से इतना डिस्टेंस, यानी कि कितना 2 पाई r, सही है फ्रेंड्स, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 पाई r। कितना टाइम लगा 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, t, इतना टाइम लगा ना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये v का फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप अगर देखोगे तो फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या है फ्रेंड्स, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस फॉर्मूले में देखो फ्रेंड्स v की जो वैल्यू है, v की जो वैल्यू है 2 पाई r अपॉन t, ये इधर पुट कर दूंगा, देखो m अपॉन r एज इट इज ले लूंगा, और v की वैल्यू 2 पाई r अपॉन t, v की वैल्यू क्या है 2 पाई r अपॉन टी, 2 पाई r अपॉन टी, और v का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स f इज इक्वल टू m अपॉन r इनटू क्या हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पाई का स्क्वायर कितना हो गया पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और r से डिवाइड भी कर दूंगा फ्रेंड्स। देखो अभी f इज इक्वल टू क्या मिला है m अपॉन r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, r से डिवाइड भी कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे क्या होगा देखो फ्रेंड्स, इससे होगा f इज इक्वल टू m अपॉन, देखो फ्रेंड्स अभी ये जो नीचे r है और इधर का ये नीचे का r इंटू आर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, r स्क्वायर होता है कि नहीं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू आर कितना होता है, r स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाता है फ्रेंड्स, और अपॉन में क्या है टी स्क्वायर एज इट इज, टी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अभी बाकी का थोड़ा 2-3 स्टेप का ड्यूरेशन बचा है, हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ड्यूरेशन बाकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने लिया होगा। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अभी जो हमें एक इक्वेशन मिला है f इज इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अभी ये m को अंदर ले लूंगा, यानी कि देखो फ्रेंड्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m जो है ना वो r के बाजू में ले लूंगा, यानी कि देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर 4m पाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, इनटू देखो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और इधर क्या बचा है देखो m तो अंदर चला गया, इधर क्या बचा था आर स्क्वायर, और ऊपर कुछ नहीं यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है, ऊपर कुछ नहीं यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स क्या किया मैं, m को अंदर ले लिया, m को अंदर ले लिया, 4m पाई स्क्वायर हो गया, देखो 4m पाई स्क्वायर। उसके बाद आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को अलग से लिख लिया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और इधर कुछ क्या बचा था फ्रेंड्स 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी आप अगर नोटिस करोगे फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें है ना ये इतनी 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये सारी कांस्टेंट है फ्रेंड्स,
ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। देखो एम क्या होता है, मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट कभी भी चेंज होता है क्या फ्रेंड्स? अगर सर्कल में रिवॉल्व करेगा प्लेनेट तो उसका मास क्या चेंज होगा किधर? मास तो एवरीवेयर क्या होता है, एवरीवेयर क्या होता है फ्रेंड्स, मास वही होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। क्योंकि मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी है। आज यहाँ पे जितना मास है, अगर कितनी भी दूर लेके जाओ वहां पे मास चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। सो मास ऑफ प्लैनेट क्या होगा, कांस्टेंट। पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 3.14 या तो 22/7, वो भी कांस्टेंट है फ्रेंड्स। ये चीज क्या है, देखो r³ अपॉन t²। r³ अपॉन t² आपको पता होगा फ्रेंड्स। आपने अगर मेरा पहला वीडियो अगर देखा होगा, कौन सा वीडियो, ये देखो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल 01, ये वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको ये चीज पता होगी। ये केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ जो केपलर का थर्ड लॉ है उसके अनुसार क्या होता है फ्रेंड, देखो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, ऐसा था फ्रेंड्स। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r³, यानी कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ उसका क्यूब फ्रेंड्स। यानी कि अभी देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, t² प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाया तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है फ्रेंड्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट आ जाता है, और ये r³। ठीक है, r³ अभी k को मल्टीप्लाइड को t² की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि t² अपॉन r³ इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। देखो फ्रेंड्स ये चीज तो क्या थी, ये टर्म तो क्या थी, कांस्टेंट। उसके बाद देखो t² अपॉन r³ या तो r³ अपॉन t², एक ही बात है फ्रेंड्स। ये भी क्या होगी, देखो ये भी क्या होगी, कांस्टेंट। ये सारी टर्म जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, देखो फ्रेंड्स ये टर्म पूरी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, f इज इक्वल टू, अभी ये कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को मैं k लिख लेता हूँ, और 1/r² बचा, देखो इंटू 1/r²। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया था, तो इधर कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स f प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया। जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था, वैसे ही कांस्टेंट को हटा दूंगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, 1/r²। यही तो है फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू में बताया था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। यहां से न्यूटन ने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट देखा था फ्रेंड्स, वहां से स्टडी किया। केपलर का थर्ड लॉ जो था t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³, इससे स्टडी किया न्यूटन साहब ने, यहाँ से स्टडी किया और फिर ये लॉ दिया हमें, पूरे वर्ल्ड को ये लॉ दिया। लॉ का नाम क्या था फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यहाँ से कंसेप्ट आया था फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से डेरिवेशन लिख लीजिए, कंसेप्ट क्या है वो समझिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय। और ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर जी यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो फिर डे टू डे लाइफ में कोई भी दो चीजें जो होती है, जैसे कि अभी मैं हूँ और इधर ये व्हाइट बोर्ड है, हम दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यूनिवर्स में कोई भी दो चीजों में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही व्हाइट बोर्ड में और मुझ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर ये व्हाइट बोर्ड मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, या तो मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं उधर जा क्यों नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, तो ये चीजें अगर समझनी है तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स अपने बुक में जो कोई क्वेश्चन दे के रखा है, सॉल्व क्वेश्चन है, वो सॉल्व क्वेश्चन को मैं अभी फिर से सॉल्व करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसके पीछे का रीजन
और ये जो कन्वर्सेशन था अभी उसका आंसर अभी इसमें मिलेगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है देखो, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट द डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। महेंद्र एंड विराट दोनों एक दूसरे डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। जैसे कि इधर देखो फ्रेंड्स, महेंद्र और ये विराट 1 मीटर डिस्टेंस पर दोनों बैठे हैं। देयर मास है 75 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। महेंद्र का जो मास है 75 किलोग्राम और विराट का मास है 80 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। फ्रेंड्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखो, महेंद्र को हम m1 सपोज कर लेते हैं, m1। ठीक है, कितना मास है 75 किलोग्राम। वैसे ही विराट को हम m2 कह लेते हैं, विराट को m2 बोलेंगे, उसका मास 80 किलोग्राम। फ्रेंड्स, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो चीजों के बीच का निकालना हो तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये था ना फॉर्मूला फ्रेंड्स। कोई भी दो चीजों के बीच का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमें उधर लगेगा फ्रेंड्स। देखो, m1 m2 हो गया मास, कैपिटल G क्या होता है फ्रेंड्स, कैपिटल G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। पढ़ी है हमने, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आर देखो, जी हो गया, m1 m2 हो गया, अभी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीजें पता है, एक एक वैल्यू उठा के हमें फॉर्मूले में पुट करनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी क्या है फ्रेंड्स, जी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 क्या है फ्रेंड्स, मास ऑफ महेंद्र 75 एंड m2 क्या है, मास ऑफ विराट 80, डिवाइडेड बाय क्या है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 1, और 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 75 और 80 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा फ्रेंड्स 6000। ठीक है, 6000 इंटू 10⁻11 एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, 6.67 एज इट इज, 75 को 80 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 6000 और 10⁻11 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, 1। ठीक है, उसके बाद आगे फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखो कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 और 3। 6 का इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए फ्रेंड्स, 6 का इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 7 का कितना होता है फ्रेंड्स, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, तो ये 2 आ जाएगा, कैरी 4। ठीक है, उसमें उसके बाद 6 का कितना होता है फ्रेंड्स 36 और 4 कितना होता है 40 और कैरी 4 हो गया, 0 और कैरी 4 हो गया। 6 का कितना होता है फ्रेंड्स, फिर से 6 का होता है 36 और ये 4 कितना हो जाए 40। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो 6.67 यानी कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 और 2 डिजिट बाद है। देखो 1 और 2 यानी कि ये 2 जीरो कट हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 जीरो क्या हो गए, कट हो गए, क्या बचा 10⁻11। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ये आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी देखो मुझे इसको 4.002 बनाना है, यानी कि कितने डिजिट बाद मैंने डेसिमल पॉइंट दिया, देखो 1 2 3 और 4 के बाद है ना 1 2 3 और 4। वैसे ही फ्रेंड्स, जितने डिजिट हम इधर आए लेफ्ट हैंड साइड को, उतना ही नंबर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 11 में से 4 माइनस कर डालो फ्रेंड्स, 11 में से क्या माइनस करो, 4 माइनस करो, तो हमें मिलेगा -7। मिलेगा कि नहीं फ्रेंड्स, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 और फोर्स का यूनिट होता है फ्रेंड्स न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स न्यूटन। तो ये आ गया फोर्स
महेंद्र एंड विराट के बीच का, महेंद्र और विराट में ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कितना है? 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। फ्रेंड्स -7 न्यूटन, बहुत ही कम फोर्स है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स। यह फोर्स जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही स्मॉल है। इसके वजह से ही फ्रेंड्स दो चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड और मैं अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वैसे ही ये जो महेंद्र और विराट है किस बेंच पर बैठे होंगे, उस बेंच में और उन दोनों में फ्रिक्शन होगा फ्रेंड्स। फ्रिक्शन पता है आपको? फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन के वजह से ही एक दूसरे की तरफ जा नहीं पा रहे। उनमें अट्रैक्शन है, उनमें क्या है फ्रेंड्स? अट्रैक्शन है, पर वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये इतना सा फोर्स उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा है। हाँ फ्रेंड्स, अगर वो दोनों का, बेंच का और दोनों विराट और महेंद्र का और बेंच का अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंसिडर करो फ्रेंड्स, ऐसा अगर जीरो हो जाए तब फ्रेंड्स महेंद्र विराट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि महेंद्र का वेट 75 है, विराट का 80, यानी कि 80 ज्यादा है 75 कम है, तो ज्यादा वेट वाला कम वेट वाले को अट्रैक्ट करेगा फ्रेंड्स। अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो इन डे टू डे लाइफ फ्रेंड्स इट इज नॉट पॉसिबल, फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। इसके वजह से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। समझ रहे फ्रेंड्स? समझ पा रहे होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फोर्स बहुत क्या था फ्रेंड्स? कम था, और वो जहाँ बैठे थे वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था। समझे फ्रेंड्स? तो ये कंसेप्ट था। एग्जाम्पल लेने का मेरा इरादा वही था कि इसका पीछे का क्वेश्चन, आपके जो दिमाग में चल रहे थे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया फ्रेंड्स, कि क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाते। अट्रैक्शन है ना, तो फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाते फ्रेंड्स? फोर्स बहुत कम होता है, और जहाँ बैठे जहाँ खड़े ग्राउंड में, जहाँ खड़े यानी कि ग्राउंड में, और जहाँ बैठे हैं उस सरफेस में, और बैठने वाला जो है उनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स बहुत कम होता है, इसके वजह से ही अट्रैक्ट नहीं हो पाते। ठीक है फ्रेंड्स, अगली कंसेप्ट और इस वीडियो की लास्ट कंसेप्ट फ्रेंड्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। फ्रेंड्स आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी समुंदर में यानी कि सी में कब कब ज़्यादा पानी आ जाता है, कब कब बहुत पानी कम हो जाता है, यानी समुंदर बहुत उसका पानी अंदर ले लेता है, या तो कब कब पानी बहुत बढ़ जाता है। फ्रेंड्स पानी अगर ज़्यादा हो गया, इसे हम बोलते हैं हाई टाइड। पानी का लेवल ज़्यादा हो गया, हाई टाइड बोलते हैं। और कब कब पानी का लेवल कम हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स लो टाइड। फ्रेंड्स ये होता क्यों है? ये तो हो गया, हाई हो गया, पानी ज़्यादा हो गया तो हाई टाइड, कम हुआ है तो लो टाइड। होता क्यों है? साइंस पढ़ना है ना फ्रेंड्स, तो साइंस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इसका पीछे का रीज़न क्या है, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है अर्थ के अराउंड कौन घूमता है? मून, क्योंकि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यू नो वेरी वेल दैट फ्रेंड्स, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स मून अगर अर्थ के अराउंड घूमता है तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से और उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो चीजों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वैसे ही मून में और अर्थ में भी होगा। अभी एक केस है, ये केस इसमें देखो फ्रेंड्स, मून अभी ऑर्बिट में घूम रहा है, इस समय इधर आ गया, मून घूमते घूमते अभी इस समय आ गया। अभी मून में और अर्थ में क्या होगा फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस साइड का जो वाटर है सी में, समुन्द्र में, या जो पानी है, जो वाटर है इधर, इस इधर वाटर जो है वो वाटर की लेवल क्या हो जाएगी फ्रेंड? बढ़ जाएगी। और इस जब ये जो पोल है फ्रेंड्स, ये पोल है, और ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। अभी इक्वेटर पर है मून, तो इक्वेटर का पानी की लेवल बढ़ जाएगी, इक्वेटर पर पानी की लेवल बढ़ जाएगी। अभी इधर हाई टाइड है फ्रेंड्स, और पोल की तरफ पानी की लेवल कम हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा? लो टाइड। वैसे ही फ्रेंड्स अभी जो मून था इधर था, घूमते घूमते अभी इधर आ गया, यानी कि पोल पे आ गया। अभी देखो फ्रेंड्स, पोल पर पानी की लेवल बढ़ गई, यानी कि अभी इधर हाई टाइड है, इधर क्या है फ्रेंड्स? हाई टाइड।
अभी इधर देखो इक्वेटर की तरफ पानी की लेवल कम हो गई, लो टाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है देखो फ्रेंड्स, क्यों है फ्रेंड्स, लाइट चली गई फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है हम स्पेस में, हमारा लेक्चर देखो स्पेस में चल रहा है, देखो पीछे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, लाइट चली गई फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स क्या होता है, अभी जो वाटर होता है सी का, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस, वाटर का लेवल बदलता है, चेंज होता है, किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून। मून जो है, मून वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पर, इसके वजह से ही वाटर का लेवल सी में कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द लेवल ऑफ वाटर goes up, that place is at high tide। जहाँ पे वाटर का लेवल गोज अप हो जाता है, बढ़ जाता है, वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, हाई टाइड होता है। जैसे कि इधर देखो, इधर वाटर लेवल बढ़ गया, इधर देखो वाटर लेवल बढ़ गया, यहाँ पे हाई टाइड है। और फ्रेंड्स द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम, जहां पे वाटर का लेवल मिनिमम होता है, या तो गोज डाउन नीचे चला जाता है, मिनिमम होता है, और गोज डाउन, दैट प्लेस इज एट लो टाइड। क्या है फ्रेंड्स, लो टाइड, LT, लो टाइड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझा होगा। हाई टाइड, लो टाइड, वाटर लेवल गोज अप, दैट प्लेस इज कॉल्ड हाई टाइड, वाटर लेवल गोज डाउन या तो मिनिमम, वहां पे लो टाइड। क्यों होता है, रीजन पता होना चाहिए। द लेवल ऑफ वाटर इन अ सी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून। ये रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून, इसके वजह से लो टाइड हाई टाइड आता है फ्रेंड्स। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल रहिए फ्रेंड्स, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, बाय।